हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी के बारे में पढ़ना है, जो हमारे देश में मूलतः क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। क्या करने आई थी बच्चों? व्यापार करने। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि व्यापारी कंपनी का क्या मतलब होता है। व्यापारी कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि व्यापारी कंपनी का मतलब क्या होता है। तो आप देखे होंगे, तो सबसे पहले व्यापारी कंपनी समझने से पहले भी ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप तो 8 क्लास में आ चुके हैं, तो ये समझ ही रहे होंगे कि व्यापारी कंपनी होता क्या है, बट फिर भी हम आपको क्या कर देते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं। व्यापारी कंपनी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंपनी जो किस काम के लिए बनी हुई है? व्यापार करने के लिए। अब बोलिएगा कि व्यापार क्या होता है। तो मान लीजिए एक जगह से कोई सामान को उठा करके, खरीद करके दूसरी जगह उस सामान को ले जा करके, मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए गेहूं का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ किसी दूसरे प्लेस में गेहूं है। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, मान लो बिहार में क्या होता है? गेहूं की खेती होती है, गेहूं उपज होता है, ठीक है। अब यहाँ से बिहार से गेहूं खरीद करके कोई एक ऐसी कंपनी बनी जो क्या करता है? अनाज का ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है। तो वो क्या करेगा कि बिहार से गेहूं खरीदेगा और ले जा करके इंडिया के उस पार्ट में बेचेगा जहाँ पे गेहूं की खेती कम होती है या फिर नहीं होती है, और वहाँ के लोगों को गेहूं की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? यहाँ से खरीदेगा और खरीद करके ले जा करके जहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे इसको अच्छा दाम मिले, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया में खरीदा, तो ये क्या चाहेगा कि हम यहाँ पे हो सके तो 200 में बेच दे। अगर 200 में ना बिक पाए तो 150 रुपये में बेच दे। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? ये जो तरीका है कि एक जगह से सामान खरीदना और दूसरी जगह ले जा करके बेच देना प्रॉफिट में, यानी कि जितना में खरीदा उससे ज़्यादा पैसे में बेचना, यही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापार। और यही व्यापार करने के लिए मतलब बहुत सारे लोग मिल करके एक कंपनी बनाया कि हाँ, मिलजुल करके क्या करते हैं? व्यापार करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने की कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर सोच करके देखिए कि यही चीज किसी एक कंट्री से सामान खरीद करके दूसरे कंट्री में ले जा करके बेचना, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी कंपनी कहलाएगा। तो ये जो इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी थी वो क्या थी? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी कंपनी थी। और ये कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में बनी थी। कहाँ बनी थी बच्चों? इंग्लैंड में। और किस लिए बनी थी? तो ये बनी थी भारत से और पूर्वी जो देश हैं उनसे व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। तो इसी कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि व्यापारी कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि एक जगह से सामान खरीद करके दूसरी जगह बेचना। मान लीजिए इंडिया से, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें तो इंग्लैंड की जो व्यापारी कंपनी होगी वो क्या करेगी? इंडिया या फिर इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनसे क्या करता था? ये सामान खरीदता था और सामान ले जाकर के कहाँ पे बेचता था? तो इंग्लैंड में, या फिर यूरोपीय मार्केट जो है, इंग्लैंड के आसपास के जो देश हैं उसमें ले जा करके ये सामान क्या करता था? बेचने का काम करता था। और उससे हाई प्रॉफिट होता था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भारत में मान लो 100 रुपया में सामान खरीदा, तो यहाँ 200, 250, 300 में इतना ऊंचा ऊंचा प्रॉफिट में क्या करता था? बेचता था। इससे बहुत ज़्यादा इसको फायदा होता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो क्या करा है कि जो हमारे देश में मूलतः क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वह क्या करने लगी? शासन करने लगी। तो आप सोचिएगा कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए वो व्यापार करने आई है तो कैसे किसी देश पे शासन करने लगेगी? वो तो आई थी यहाँ से सामान खरीदने, और सामान खरीद करके कहाँ ले जा करके? यूरोपीय मार्केट में बेचने आई थी। बट वो यहाँ पे भारत में आई सामान खरीदने के लिए और उसी के ऊपर शासन करने लगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे ये मतलब कैसा मतलब सिचुएशन होगा कि आप किसी व्यक्ति के, मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, आप ऐसा सोचिए कि आप ट्रेडर हैं, ठीक है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ सामान खरीदने गए जो उस चीज़ का उत्पादन करता है, और ऐसा क्या होगा कि जो सामान का उत्पादन करता है उसी पे आपका अधिकार हो जाए, आप ही उस चीज़ को चलाने लगे, और उस जो व्यक्ति के पास वो अधिकार है, जो वो काम करता है, उसी से आप छीन ले। तो ये कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा? यही हाल इंग्लैंड वालों ने क्या किया था? इंडिया के साथ किया था। वो भारत में आया और भारत पे क्या कर लिया? शासन करने लगा। तो ये जो व्यक्ति, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति था, जिसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया, उसकी कुछ ना कुछ तो गलतियां रही होंगी।
उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मौका दिया होगा जिसके कारण आपने उसके जो काम है या धंधा है या फिर जो जगह है उसके ऊपर, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर आपने अधिकार कर लिया, यानी कि जो व्यापारी है वो अधिकार कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी। तो यही चीज़ हमें सीखना है। हमें ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसी चीज़ को सिखाने के लिए कि देखो भारत से या फिर जो भी लोग हैं उनसे कौन कौन सी गलतियां होती है और कैसे कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और आप उसके गुलाम बन जाएंगे। यानी कि आपको वो क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, गुलाम बना लेगा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। तो इन गलतियों से आगे क्या है, बचना है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य है, ठीक है। यही इस चैप्टर को पढ़ने का, पढ़ाने का और सीखने का उद्देश्य है, ठीक है, कि कैसे जो हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में उस चीज़ को न दोहराया जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि यह घटना अचानक नहीं घटी बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इंग्लैंड का एक व्यापारी कंपनी भारत में आता है, भारत के ऊपर अधिकार कर लेता है और लगभग कितने वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक क्या करता है, 200 वर्षों तक भारत पे क्या करता है, शासन करता है। सोच के देखो, 1-2 वर्षों नहीं, 200 वर्षों तक भारत पे इसका शासन व्यवस्था स्थापित रहता है, भारत पे राज करता है। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला यहाँ पे बच्चों, ये बोल रहा है कि कक्षा 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर बताएं कि, यानी कि कक्षा 7 में आपने जब क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ा होगा, अब तो आप क्लास 8 में आ गए हैं, तो जब आपने क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें क्या बोल रहा है कि उसके आधार पे बताना है। क्या बताना है? पहली बात पूछ रहा है हमसे कि 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे, ठीक है। तो उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन से राज्य बने। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहाँ पे, तो मुगल बादशाह, यानी कि मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद भारत में कौन कौन से राज्य बने। कौन कौन से राज्य करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, मान लीजिए मुगल एम्पायर है, ठीक है, मान लो ये मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्रों पे फैला हुआ है। अब इतने बड़े क्षेत्रों पे फैला हुआ है, औरंगजेब का शासन है। किसका शासन है? ये औरंगजेब का शासन है। मान लो यहाँ से औरंगजेब शासन कर रहा है। औरंगजेब क्या था? एक शक्तिशाली था, पावरफुल था। भले ही वो उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, बट वो इतने बड़े एरिया को अपने कब्जे में रखा हुआ था, ठीक है। औरंगजेब जो है वो इतने बड़े एरिया को अपने कब्जे में रखा हुआ था, उसके ऊपर कंट्रोल था उसका। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये बड़ा सा जो उसका एम्पायर फैला हुआ था, मुगल एम्पायर, वो क्या होने लगता है? बिखरने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? बिखरने लगता है, टूटने लगता है। और नए नए जो राज्य हैं वो उभर करके सामने आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो तो बंगाल हो गया, बंगाल बिहार हो गया, वो उससे अलग हो गया। यहाँ का जो शासक था वो अलग तरीके से शासन करने लगा। यानी कि जो मुगल एम्पायर होता था, जो मुगल राजा होते थे, उनकी बातों को वो नहीं मानता था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब के बाद जो मुगल के शासक बने, मुगल साम्राज्य के शासक बने, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे जो बाकी जो रूरल क्या बोलते हैं, रीजनल, यानी कि जो प्रांतीय जो राज्य शासक थे, जो नवाब थे, वो उनकी बातों को नहीं मानते थे। तो ये एक समस्या होने लगी। और जो प्रांतीय राज्य थे, प्रांतीय जो शासक थे, वो मुगल साम्राज्य की राजा की बातों को न मान करके खुद से शासन करने लगे। और इस तरीके से वहाँ पे नए नए राज्य की स्थापना होती है। जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। और मराठा किंगडम तो उस समय था ही, आगे बढ़ चुका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग रीजनल लेवल पे क्या होता है, नए नए स्टेट उभर करके सामने आ जाते हैं। उसके बाद क्या करा है कि कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो क्या बोल रहा है कि जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था। और तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कौन आया था? तो सबसे पहले तो बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ पे आया था? भारत में आया था। वो इंग्लैंड का था। फिर फ्रेंच का था, फ्रांस के भी जो कंपनी थी, व्यापारी कंपनी, वो भी भारत आई थी। स्पेन का, डच का, पुर्तगाल का। सबसे पहले तो क्या कौन आया था? पुर्तगाली ही आए थे। तो ये कुछ यूरोपीय कंपनी थे जो भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार,
किसके बीच के व्यापार की बात कर रहा है, तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार की बातें पढ़ते हैं। तो देखो क्या कर रहा है कि भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे, यानी कि अगर देखा जाए तो भारत और यूरोप के बीच क्या है, प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले तो अब ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आया कि स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजार में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देश के बाजारों तक पहुंचाते थे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बात आई, किसकी चर्चा हो गई, तो भारत की चर्चा हो गई। उसके बाद अरब की, किसकी चर्चा हो गई, अरब की चर्चा हो गई। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अरब कहाँ पे है, फिर भारत कहाँ पे है मैप में। उसके बाद देखेंगे कि यूरोपीय व्यापार में यूरोपीय जो व्यापारी होते थे वो अरब से सामान खरीद करके, यानी कि देखो अरब का व्यापारी भारत से सामान खरीदा, अरब में ले गया, अरब से वो सामान यहाँ पे मान लो ये इंडिया है, इंडिया से अरब व्यापारी सामान खरीदे कहाँ पहुँचा है, अरब में। यूरोप से व्यापारी अरब आए और अरब से सामान खरीद करके यूरोप में ले गए और वहाँ पे ये क्या करने लगे, बेच करके फायदा कमाए। तो ये प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा चेन बना हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ये जो चेन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, कुछ संकट आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग बच्चों मैप पे देख लेते हैं कि ये अरब व्यापारी और ये किस चीज़ की बात हो रही है और अरब कहाँ पे है, अरब कहाँ पे है ये देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इंडिया और यूरोप कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें मैप की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तो देख लेते हैं। अगर हम बच्चों इस मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूके, कौन दिखाई देगा, यूके, यानी कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटेन है, वो उसका जो अगर देखा जाए तो देश कौन सा है, ये है, ठीक है, ये। और ये यूरोप है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूरोपीय कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से, और भारत कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से, यानी कि यहाँ से, इन क्षेत्रों से जो सामानों का व्यापार होता था वो यूरोप तक कैसे पहुँचता था। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये जो अरब के व्यापारी होते थे ना, वो क्या करते थे कि अरब के व्यापारी यहाँ से सामान खरीदे, इंडिया से सामान खरीदे और लेकर के कहाँ गए, अरब में। और अरब से देखो ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर होते हुए जो अरब के व्यापारी है वो कहाँ आते, सॉरी यूरोप के जो व्यापारी है वो कहाँ आते थे, अरब के बाज़ारों में आते थे। और यहाँ से वो जो इंडिया और इसके आस पड़ोस के जो देश है वहाँ से जो सामान खरीदा हुआ है उन सामानों को ये लेकर के कहाँ पहुँचते थे, यूरोप में पहुँचते थे। और यूरोप में ले जा करके इसको क्या करते थे, सेल कर देते थे, बेच देते थे, और इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था होता था। लेकिन उसके बाद ये तो मैप में पता हो गया कि कहाँ पे कौन सा कंट्रीज है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो हमने क्या देखा कि भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही क्या था, व्यापारिक संबंध था। और स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाजारों तक पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी क्या हो जाते थे, महंगे हो जाते थे। क्या हो जाते थे, महंगे हो जाते थे। सोच के देखो कि वो 3 जगह पे गया, कहाँ पे गया, एक इंडिया से उठा सामान, वो पहुंचा अरब के बाजार में, अरब के व्यापारी इस पे प्रॉफिट कमाएंगे। फिर वो जो सामान है वो यूरोप के व्यापारी अरब के मार्केट से खरीदा। तो मान लो यहाँ पे कोई 100 रुपये का सामान मिल रहा है, तो अरब का व्यापारी उस पर 100 रुपया प्रॉफिट कमाए, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अब ये 200 रुपये में बेचेगा, तो यूरोप के जो व्यापारी हैं वो 200 रुपये में खरीदेंगे, तो इसको ले जा करके 400 में बेचने का प्रयास करेंगे। तो सोच के देखो कि जो 100 रुपये का सामान है वो यूरोप में कितने रुपये में मिल रहा है, 400 रुपये में, यानी कि कितना महंगा हो गया, 300 रुपया महंगा हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या था, प्रक्रिया था, जो क्या था, यूरोपीय जो लोग थे उनके लिए महंगा पड़ रहा था, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे कि काफ़ी महंगा हो जाता था, साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों को मुनाफा भी क्या होता था, या मुनाफा मतलब फ़ायदा भी क्या होता था, कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने क्या किया कि लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। क्या किया कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि क्यों ना हम ये जो अरब के व्यापारी हैं इनको बाईपास कर दे। बाईपास करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये इंडिया है, ये अरब का मार्केट है और ये यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप के जो व्यापारी होते थे वो क्या चाहते थे कि हम क्यों अरब के व्यापारियों से सामान खरीदे महंगा,
डायरेक्ट हम क्यों ना 100 रुपये में ही सामान खरीदें, क्योंकि इंडिया में कितने में मिल रहा है, मान लो 100 रुपये में जो सामान मिल रहा है और अरब के व्यापारी उसे 200 रुपये में दे रहे हैं, तो हम 200 रुपये में क्यों खरीदें। हम क्यों ना खुद यहाँ इंडिया चले जाएं और इंडिया से ही अपना क्या कर लें, सामान खरीद ले 100 रुपये में, और यहाँ पे अगर वही सामान 400 रुपये में ही बेचे तो 300 रुपये का हमें क्या होगा, फायदा होगा, जो कि हमें कितने का हो रहा था, 100 रुपये में। यानी कि अरब से खरीदने के बाद, अरब के मार्केट से सामान खरीदने के बाद हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और अगर हम डायरेक्ट इंडिया के मार्केट से जाकर के खरीदते हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। सोच के देखो कितना ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। तो इस तरीके से यूरोपीय जो व्यापारी हैं उन्होंने सोचा और क्या बोला कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए क्या किया, भारत आना शुरू कर दिया, और लेकिन इसमें उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब देखो अरब के व्यापारियों से, अरब मार्केट से भारतीय सामान, भारतीय वस्तुएं खरीदना क्या था, उनके लिए मजबूरी थी, और वो समुद्री मार्ग से आ नहीं सकते थे, क्योंकि आज जो समुद्री मार्ग से व्यापार करने की सुख सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं थी उस समय। ठीक है, लोग समुद्र में जाने से डरते थे, समुद्र के बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है वो समुद्री यात्रा जो था वो क्या था, बहुत ही टफ हो गया था। अब देखो क्या करा है कि स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचने में क्या होता था कि स्थल मार्ग से यूरोप में माल पहुंचाने में समय काफ़ी अधिक लगता था, और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी यानी कि कर भी देना पड़ता था। यानी कि मान लो वो एक रास्ते से यहाँ से सामान उठाए और इस रास्ते में अपने जगह पे जा रहे हैं, तो उसके बीच में बहुत सारे राज्य आएंगे ना, बहुत सारे दूसरे राज्य आएंगे, तो उन राज्यों से यानी कि उस देश के रास्तों से, अगर उस क्षेत्र के राज्यों से, उस राज्यों के क्षेत्रों से अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो जाने भी नहीं दिया जाएगा। और कभी कभी तो भय ये बना रहता था कि मान लीजिए यहाँ से सामान लेकर के हम चले और बीच रास्ते में चोर या डकैत जो है वो आकर कर सामान ही लूट ले, तो ये भी पॉसिबल होता था। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो उस समय के व्यापारी होते थे वो कैसे चलते थे, कारवां में चलते थे। कैसे चलते थे, कारवां करने का मतलब क्या हुआ, कारवां कहने का मतलब ये हुआ कि झुंड में चलते थे, यानी कि जितने भी व्यापारी होते थे वो झुंड के झुंड चलते थे, बहुत सारे उनकी संख्या होती थी, जैसे 50, 60, 100 के आसपास जो व्यापारी होते थे वो एक साथ चलते थे, जिससे कि उनका जो सामान है वो कोई लूट न ले, एक साथ रहेंगे तो ठीक है, उससे बचा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे देखते तो आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह के मुश्किलें खड़ी करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिसमें ये सारी मुश्किलें ना हो, यानी कि हम डायरेक्ट इंडिया जाएं और इंडिया से डायरेक्ट सामान खरीदें और ला करके यूरोप के मार्केटों में बेच दें। अब देखो क्या करें कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। पुर्तगाल का जो नाविक था वो क्या था, जिसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। वो 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ आपने कक्षा 7 में क्या पढ़ा है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता जो है वो पुर्तगाल के नाविकों को मिली। यानी कि जब ये चलने लगा यूरोपीय बाजारों में, यूरोपीय जो व्यापारी होते थे वो सोचने लगे कि नया रास्ता ढूंढा जाए, तो इसके लिए काम कौन करेगा। तो जो समुद्र के किनारे वाले जो देश थे उनके जो लोग होते थे वो थोड़ा समुद्र में यात्रा करने के लिए क्या थे, अभ्यस्त थे, वो जानते थे, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था कि हाँ समुद्र में कैसे नाव चलानी है, कैसे चलना है, वो सारी चीज़ें जो थी वो उनको पता था। क्यों, क्योंकि वो मछली पकड़ने का काम करते थे, समुद्र में जा चुके होते थे, उनका एक्सपीरियंस था। तो इसलिए वो जो देश है, जैसे पुर्तगाल और स्पेन को देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये जो देश है ये क्या है, स्पेन और पुर्तगाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंट्री है वो स्पेन और कौन है, पुर्तगाल है, ये इस वाले क्षेत्र में। तो ये लोग क्या किए कि अपने में मीटिंग किए कि हाँ कैसे हमें इन अरब व्यापारियों को बाईपास करना है, इनके मार्केट से न खरीद करके डायरेक्ट हम इंडिया तक पहुँचे, तो उसके लिए रास्ता खोजना चाहिए ना। नहीं तो अगर स्थल मार्ग से यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर देखो तो ये स्थल मार्ग पे कौन बैठे हुए हैं, स्थल मार्ग जो है यहाँ का वो जो भारत से होकर के व्यापार हो रहा है, यहाँ पे इस क्षेत्रों में कौन बैठे हुए, अरब व्यापारी बैठे हुए, अरबों का शासन है। तो यहाँ से होकर के
अगर आप सामान खरीदना डायरेक्ट इंडिया जाइएगा, डायरेक्ट इंडिया से सामान खरीदेगा तो ये लोग होने नहीं देगा, क्योंकि इनको फ़ायदा हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अरब के बाज़ारों से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जो हमें डायरेक्ट कौन कहाँ पहुँचा दे, इंडिया पहुँचा दे। तो इसलिए ये सारा का सारा क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था यूरोप में। और इसका जो पहला जो व्यक्ति है वो भारत के बीच और भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक रास्ते की खोज करता है वो कौन करता है, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है वो कब भारत आता है, तो 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमाशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति और सुविधा भी दिया कि हाँ ये आकर के बोला कि हम डायरेक्ट इंडिया से क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। हम पहले अरबों से व्यापार करते थे, अरब के जो व्यापारी होते थे वो इंडिया का सामान लेकर जाते थे और हमें बहुत महंगे दामों में बेचते थे, तो क्यों ना आप हमें ही ये परमिशन दे दीजिए, हम ही आपसे व्यापार करना चाहेंगे। तो सोच करके देखो कि कोई भी राजा जो है, अच्छा आप ये सोचते होंगे कि जो कालीकट का जो राजा है जमोरिन जो था वो जो इंडियन रूलर था वो पुर्तगालियों को क्यों व्यापार करने के लिए दिया, अवसर दिया, हाँ बोला कि परमिशन दिया कि हाँ आप भी आइए और हमारे यहाँ सामान खरीदिए और ले जा करके बेचिए, क्यों दिया होगा। तो सोच करके देखो कि जब व्यापार होता है, मान लो आप कोई सामान बनाने वाले व्यक्ति हो या फिर आपके यहाँ कोई सामान का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो आप चाहिएगा ना कि हमारा जो सामान है वो दूसरे लोग खरीद करके ले जाए। खरीदार बहुत सारे लोग हैं जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। तो जमोरिन जो था वो भी चाहता था कि हमारे यहाँ अगर व्यापार होगा तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा, हमारे राज्य को फायदा होगा, हमारे यहाँ के जो मसाले बिकेंगे, हमारे जो मसालों के किसान हैं जो मसालों की खेती करते हैं उनको भी फायदा होगा। तो वो क्या फायदे के लिए किया था कि हाँ अब जो ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारा राज्य ज़्यादा समृद्ध होगा, हमारे राज्य के लोग ज़्यादा समृद्ध होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा सुखी होंगे, धनी होंगे, उनको फायदा होगा। तो ये सारी रीजन थे जिसके कारण जो है वो जमोरिन क्या कर देता है, पुर्तगालियों को परमिशन दे देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि वास्को डी गामा भारत से क्या खरीद करके ले जाता है और किस प्रकार से यूरोप के मार्केट में ले जा करके सामान बेच करके कितना फ़ायदा कमाता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।